बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अना मेहमान, मेरा नाम आयशा यूसुफ है। और मैंने कहा आप रोज़ सोचते होंगे कि हम जो है ना एक साथ ही कप को रख रहे होते हैं, जैसे सब कुछ तो ऑर्केस्ट्रेटेड है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आयशा ने फौरन कप वापस मैंने इसलिए वापस कर दिया कि अनम जो है ना वो अपना कप रख ले, कोई मसला नहीं है। जनाब, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक है। कल का आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा और आप मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे अपने इस दिन को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए। ख्याल है इमरोज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं एक चीज़ सोच रही थी, ये काम मेरा बहुत अरसे से पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा वक्त और गुजर जाए तो मैं कर लूँगी। और वक्त गुजरते गुजरते लास्ट मोमेंट पर आ चुका है और अब मेरे सर पे ना हबड़ दबड़ पड़ी हुई है और मुझे बस जल्दी जल्दी जो है ना उस आज का काम कल पे ना छोड़ो। ये हमने बचपन में सुना था ना, हमने सुना था, लेकिन हम ये उसके बावजूद सीखे आज तक नहीं है। हम आज भी जो है ना अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हैं और उसके अंदर एड जो ज़्यादा कर रहा होता है ना वो हमारा मोबाइल फ़ोन होता है, सोशल मीडिया होता है। हम जाकर बैठते हैं कि चलो अभी थोड़ी देर में काम जो है ना वो शुरू कर बना दिया है सोशल मीडिया, लेकिन हम मोबाइल पे रील्स देखना शुरू होते हैं और फिर वो होते होते वक्त का पता ही नहीं चलता। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का हल जो है ना, सबसे पहले तो हमने इसको एक मसला समझना है। इसको मसला समझते ही नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर हम कोई बात मेरा आयशा के इयरिंग्स इस शो में ना गिरे तो शो की शान जो है वो कम हो जाएगी। ये शो की शान बढ़ा रही होती है। शो की शान नहीं बढ़ा रही होती है, बेहतर है कि मैं इसको भी उतार दूं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जनाब आपने काम ये करना है कि अपने आज के काम को कल पर नहीं डालना, क्योंकि आज के काम को कल पर डालेंगे तो कल का काम परसों पर चला जाएगा एंड अल्टीमेटली हम जिंदगी में कुछ हद तक पीछे भी रह जाएंगे। दिस इज द थॉट ऑफ द डे। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा जो पहला सेगमेंट है, जो आजकल सोशल मीडिया की भी जीनत है, मीडिया की भी जीनत है, लेकिन उस मसले का हमारी कोशिश ये है कि चले हमारे प्लेटफॉर्म से ही सही कोई हल निकल आए। अल्टीमेटली हुक्मरानों को हम शायद जगा सकें, जिन्होंने मसाइल को हल करना है उनको शायद जगा सकें। कराची के मसाइल हल करो। नीपा चौरंगी पर गटर में गिरने से जाँ बहक होने वाला 3 साला इब्राहिम, जिसकी अफसोसनाक मौत ने ये जो नारा मैंने शुरू में दिया है इसको मजीद तकवीत दी है। और मामला सिर्फ गटर के ढक्कन ना होने तक महदूद नहीं है, बल्कि बिखरे हुए निज़ाम और टूटे हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी और कराची के शहरियों की बेबसी का जो मामला है ना, सिर्फ अब नीपा चौरंगी पर एक गटर का खुला ढक्कन नहीं है जहाँ ये हादसा पेश आया, बल्कि 30 अक्टूबर से हम दिसंबर तक 40 रोज़ के दौरान गटर के ढक्कन ना होने की 1500 से ज़ायद शिकायत जो है वो अभी तक मौसूल हो चुकी हैं। क्या ही कहा जा सकता है। ये शिकायत जो है वो शहर के 25 टाउन से मौसूल हुई हैं और वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम के मुताबिक गटर के ढक्कन ना होने की सबसे बड़ी या सबसे ज़्यादा शिकायत जो है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद से मौसूल हुई हैं। अब कराची के मसले को हल कौन करेगा, सबसे अहम सवाल ये है, क्योंकि जब भी कोई इस तरह का इशू रेज़ किया जाता है, मीडिया की जीनत बनता है, इसके ऊपर लोग बात कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो हमें एक इल्ज़ाम तराशी, एक ब्लेम गेम नज़र आता है। क्योंकि कराची के अंदर स्टेक होल्डर्स भी बहुत ज़्यादा है। एक तरफ पीपल्स पार्टी है, दूसरी तरफ जमात इस्लामी है, MQM भी कराची के मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करती है और अपना कहती है कि हम उसके बहुत अहम स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये ज़रूरी है पहले हमें क्लियर हो जाए या कराची के रहने वालों को क्लियर हो जाए कि कराची के मसाइल को हल करने का जिम्मेदार है। जिम्मेदार यही मैं कहने लगी थी, जो जिम्मेदारी उठा लेगा ना कि भाई अगर कुछ गलत हुआ है तो जी हम जिम्मेदार हैं, तो तब मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, ब्लेम गेम जिस तरह आयशा ने बात की है, तो फिर मसाइल का हल आप भूल ही जाएं। हमें तो कभी कभी समझ नहीं आता है कराची वालों से कैसे इजहार यकजहती करें भाई कि आप लोगों के साथ ये जो मसाइल हैं, ये पूरे मुल्क एक साइड पे है, लेकिन कराची हम ये सुन रहे होते हैं लेकिन कराची वाले इसको रोजाना जी रहे होते हैं। खैर, ये सिर्फ वो मामला नहीं है जो हम महसूस करें, बल्कि बहुत ज़्यादा शोबिस शख्सियात जो है ना वो भी इस इशू के बाद, इस हादसे के बाद मैदान में आ चुकी हैं। अगर हम बात करें हिदायतकार यासिर हुसैन की, तो उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है कि ये ढक्कन गटर पर नहीं करप्शन पर लगा होता तो पाकिस्तान का ये हाल नहीं होता। और आखिर में उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया और बहुत अच्छा थॉट उन्होंने शेयर किया। और पाकिस्तान के अंदर ये वाले इश्यूज हम चाहे इसकी तरफ आंखें बंद किए रखें, मौजूद हैं, करप्शन है जिसकी वजह से काम नहीं हो पाता। माहिरा खान भी आई, माहिरा खान ने भी ट्वीट किया है, वो भी अक्सर वोकल होती हैं। कोई भी मसला जब होता है तो सवाल उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा कि इसका जिम्मेदार कौन है। ये सवाल जो हम आपसे कर रहे हैं, सारा पाकिस्तान कर रहा है कि इसका बिलाखिर जिम्मेदार कौन है। वही सवाल जो शोबिस शख्सियात हैं वो भी उठा रही हैं, सब दर्दे दिल रखते हैं और इस बच्चे के लिए, इसके माँ बाप के लिए वही दर्द हम महसूस करते हैं। उनका गुस्सा नजर भी आता है। वो कहते हैं हू द हेल इज आंसरेबल फॉर कराची इन कराची, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिससे भी सवाल किया जाए वो कहता है कि ये हमारी जो है ना टेरिटरी नहीं है या ये एरिया जो है ना ये हमारी उसमें जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, तो आप दूसरे की जुरिस्डिक्शन से
पूछा जाए, कराची के अंदर ये वाला मसला भी बहुत ज्यादा 5 साल में 24 अफराद की जानें जा चुकी हैं। Oh my God। गटर के ढक्कन ना होने से और उसके अंदर गिरने से, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, उसमें भी शामिल हैं। तो ये हमें समझ नहीं आ रही कि फुल स्टॉप कहाँ पर लगना है, और अल्लाह करे ये जो जान गई है ये आखिरी जान गई हो, अगर वहाँ के हुक्मरान जाग जाएं। अच्छा, इस वक्त सिचुएशन ये है कि हम कोशिश करेंगे कि तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग जो है ना, उनसे हम जानने की कोशिश करें कि वो कराची के बारे में क्या राय रखते हैं और उनका क्या थॉट है। तो आज हम शोबिस की दुनिया से चंद सितारे जो हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बात कर लेते हैं। जावेद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया, सबसे पहले उनसे बात करते हैं इस बारे में और उनकी राय जान लेते हैं। जावेद साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप ये जो वाक़या हुआ है इंतहाई अफसोसनाक, इसके बारे में भी कुछ कहें, और इसके मामले पर जब भी कोई बात की जाती है कराची के मामले पर तो कुछ अरसे के बाद वो दब जाती है। आप क्या समझते हैं, कौन जिम्मेदार है और क्या हल हो सकता है या कैसे हल हो सकता है? इसका जिम्मेदार कौन होगा? सिंध हुकूमत ही है भाई, उनके अंडर में है, KMC है, मेयर साहब हैं, इनके ऊपर जाता है इल्जाम। और मेरे हिसाब से तो यार बहुत, देखो जो मगरब ममालिक में कभी ऐसा वाक़या हो जाए तो वो तो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर और जितने लोग मुंसलिक होते हैं उन इदारों से वो इस्तीफा दे देते हैं। और यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ तो इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है भाई। और जो कराची का इस वक्त हाल है वो बहुत ही अफसोसनाक है। ये सिंध हुकूमत को ख्याल करना चाहिए और इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो ये फर्ज बनता है सिंध हुकूमत का कि कराची की जो सड़कें हैं वाकई बहुत बुरी हालत में है, यानी कि सड़कें टूटी हुई हैं, वो जो ढक्कन है वो गायब हैं। वो गायब कैसे हैं? लोग चोरी करके ले जाते हैं। चोरी कौन करता है? वो जो नशेई लोग हैं वो उसको चोरी करके ले जाते हैं और वो बेच देते हैं, उससे मंशियात खरीदते हैं। मेरा मतलब है ये सब कंट्रोल होना चाहिए। ये मेयर कराची का काम है, वो इसको इमीडिएटली देखे। बिल्कुल, आपने कहा कि जिम्मेदार तो वहाँ के हुक्मरान ही है, यानी करें हुक्मरान और भुगते आवाम। ऐसे में जावेद शेख साहब, कराची के शहरी, आम शहरी क्या रोल प्ले कर सकता है, ये वो क्या कर सकते हैं? सिर्फ दुआ कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम ना सड़कें बना सकते हैं, हम ना पाइप ठीक कर सकते हैं, ना हम सिक्योरिटी ठीक कर सकते हैं। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारे इस खूबसूरत शहर को दोबारा खूबसूरत करते जैसे पहले। बहुत शुक्रिया जावेद शेख साहब। बहुत अहम बात जो है ना उन्होंने कही कि कराची के शहरी में क्या है, वो सिर्फ अपने घर को देख सकते हैं या फिर दुआ कर सकते हैं। कराची के हालात बदलने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, वो उनके पास है जिनके पास इख्तियार है, जिनको वोट दिया गया है। बिल्कुल ठीक बात है। हमें एक और बहुत सीनियर अदाकारा ने ज्वाइन किया है, शगुफ्ता एजाज साहिबा, उनसे भी उनकी राय जानते हैं। शगुफ्ता साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। फनकार मुआशरे की आवाज़ होते हैं, क्या आपके ख्याल में कराची के मसाइल पर जो शोबिस शख्सियात हैं उनको ज़्यादा आगे बढ़कर रोल प्ले करना चाहिए, ज़्यादा फाल होना चाहिए? दिल टूटा हुआ है, गुस्सा और अजीब से इमोशंस हैं कि हम एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा हैं जहाँ पे हुक्मरान न जाने क्या कर रहे हैं। हर टैक्स लेने में हर तरह के हरबे आजमाए जाते हैं कि बिल्स प्रॉपर आए। ई चालान मेरे घर पे आ गया बिकॉज पैसेंजर ने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी और 10,000 का चालान था। ये इक्विपमेंट इंस्टॉल किए गए हैं पूरे सिंध में। खुदा के बंदो, पहले सड़कों का हाल तो देखो अपनी। जिस मुल्क में 300 रुपए का गटर का ढक्कन ना लगा सके कोई, या अगर ये सिलसिला सालों से और डेकेड से चलता आ रहा है, तो आप लोगों को कोई ऐसा हल तो उसका निकालना चाहिए ना कि कोई माँ अपने बच्चे को ना खोए इस तरह से। आप सोच सकते हैं, मैं एक माँ हूँ, कि एक माँ का 3 साल का बच्चा बगैर किसी बीमारी के, बगैर किसी सॉलिड रीजन के, सिर्फ हुकूमत की नेग्लिजेंस और बेईमानियों की वजह से और आपस की ये लड़ाई झगड़ों की वजह से वो जान से हाथ धो बैठे। और अल्लाह का शुक्र है कि अब ये इशू उठा है तो दिल में एक उम्मीद की छोटी सी किरण जागी है कि शायद इस बात को ये हुक्मरान सीरियस लें। अदरवाइज ये रेजिग्नेशन का मुतालबा अवाम का बिल्कुल वैलिड है। हमें ऐसे बंदे चाहिए
जो हमसे टैक्सेस ले रहे हैं और उसको हमारी सहूलत की चीज़। आपके दिल में उम्मीद की किरण जागी, हमारे दिल में भी थोड़ी सी उम्मीद की किरण अभी बाकी है कि शायद हुक्मरान अब भी जाग जाएं, मजीद कोई जान ना जा सके। बहुत शुक्रिया शगुफ्ता एजाज साहिबा हमारे साथ मौजूद थी इसी पर बात करने के लिए। सीनियर अदाकार वसीम अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम साहब, वेलकम करेंगे आपको शो में। सबसे पहले तो अभी हम बात करें, शगुफ्ता साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी, जावेद साहब भी कराची के मसाइल पर बात कर रहे थे। एक आम शहरी होने के नाते कराची का जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चले इस मामले पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन और भी दीगर बहुत सारे बड़े मसाइल हैं, कैसे देखते हैं आप उस सबको? बेइंतहा बुरी हालत है कराची की सड़कों की। कराची में तो वेरी अनफॉर्चुनेटली जो इंतहाई पॉश इलाके हैं उनकी सड़कें भी बहुत खराब हैं। आप डिफेंस में चले जाएं, क्लिफ्टन चले जाएं, तो भी सड़कों के बहुत बुरे हालात हैं, बेइंतहा बुरे हालात हैं। अभी जैसे पता चला कि एक बच्चा खुले में होल में गिर के मर गया, तो अब क्या होगा उसका, उस बच्चे का? किसी की औलाद है तो आपने उसको क्या कॉम्पनसेट करना है? और ऐसे ही है, बस ये बदकिस्मती है हमारे, बेइंतहा बदकिस्मती है। इसमें क्या कहा जा सकता है? किसी एक शहर के बारे में, कराची के बारे में हम इसलिए बात करते हैं कि आपका बिजनेस का हब है, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तमाम कारोबार वहाँ पे हैं, तो उसकी सड़कें और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए। बट वेरी अनफॉर्चुनेटली। अच्छा वसीम साहब, एक मायूसी मुझे आपकी आवाज़ में और आपके जवाब में, आपके लहजे में महसूस हुई है, और वो डेफिनेटली मायूसी हम खुद भी महसूस करते हैं जब भी कराची के किसी अहम मसले के ऊपर बात करनी होती है। लेकिन सवाल एक ही होता है कि कराची ठीक आखिर कब होगा? बहुत शुक्रिया आपका वसीम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद। कराची के हुक्मरान ठीक, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची को चलाने वाले, वो कब उनकी प्रायोरिटी के ऊपर आएगा? दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। जो बुशरा अंसारी साहब है, लेजेंड अदाकार हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठाई है, एक वीडियो जारी किया और मुतालबा किया है कि जनाब कराची वाले जो है ना, उनको मिलकर अब पटिशन दायर करनी चाहिए कि जो भी जिम्मेदार है वो सामने आए और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। उन्होंने क्या कहा है, उस वीडियो को देखते हैं। मैं कराची के बारे में सोचती रहती हूँ, जब आमतौर पर लोग कहते हैं कि कराची गंदा है, सड़कें टूटी फूटी हैं, मिट्टी है, फलाना, बिल्कुल ठीक कहते हैं, मगर कराची टूटा फूटा है, इसकी सड़कें टूटी फूटी है, लोग टूटे फूटे नहीं है, लोग बड़े वॉर्म हैं। यहाँ का माहौल हमेशा से बड़ा वेलकमिंग रहा है। तो मैं ये सोची थी कि पिछले 30-40 साल से हम सुन रहे हैं कि भी कराची पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा, कभी MQM थी, कभी MQM के बाद पीपल्स पार्टी है, इतने साल हो गए हैं, क्यों नहीं किसी को एहसास होता कि कभी तो कराची के लिए कुछ कर गुजरे, कभी तो। कराची सिंध का हिस्सा है और सिंध के आप अंदरून के हालात भी देखें। मैं क्या बोलूँ, जो जिम्मेदारान हैं, जिनके हाथ में अभी भी जिम्मेदारी है, वो हर साल एक बयान क्यों देते हैं और हर साल वो ये क्यों कहते हैं कि हाँ हम कर रहे हैं, हम करेंगे, हमें क्यों नहीं नजर आता? कुछ करें प्लीज, कोई तो ऐसा हो जो ये मोजा कर दिखाए। कब तक और क्यों नहीं, बताएं हमें। कराची के लिए आप जवाब दें। मुझे लगता है हमें बहुत सारे लोगों को उठ के पिटीशन फाइल करनी चाहिए, शायद पूरे कराची को। किसके खिलाफ करें? जो यहाँ जिम्मेदार है वो भी तो कराची आई थे, उनको कराची से प्यार नहीं है। बताएं कब करेंगे आप लोग इसको ठीक, कब करेंगे? ये वो तमाम सवालात हैं जो आपके और हमारे जहनों में भी हैं कि कब करेंगे ठीक, कराची के हालात कब ठीक होंगे। और बुशरा साहिबा भी इस पर बात करेंगी। सारी शख्सियात सोशल मीडिया पर, चाहे वो शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों या किसी भी तरह से इन्फ्लुएंसर्स हों या आम शहरी हों, वो सोशल मीडिया से भरा पड़ा है और लोग सवाल कर रहे हैं। उन सवालों का जवाब लेने के लिए हम कराची के सिंध हुकूमत के जो तर्जुमान हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश करें ताकि उनका मौक़िफ़ भी आप तक पहुँचाया जा सके। वो इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या वो अपनी जिम्मेदारी कबूल भी कर रहे हैं या नहीं। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सरबराह पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी रेहाम खान साहिबा ने। रेहाम साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह हमने शुरू में भी कहा कि कराची में सिर्फ इस साल की अगर हम बात करें तो 5 बच्चों समेत 24 शहरियों की जान जा चुकी है इन खुले नालों और गटरों में गिरकर। सबसे बड़ी आप जिम्मेदारी किसकी समझती हैं? इंतज़ामिया की नाकामी है, हुकूमत की नाअहली है या कोई और जिम्मेदार है? देखिए, पिछले साल 19 सीटें बाकी जमातों ने निकाली कराची से, 19 सीटें और 19 बच्चे मैन होल में गिर गए।
तो ये आप इनका मुवाजना कर लें कि 19 सीटों के बदले में 19 बच्चे हमारे मैन होल्स में गिर के हलाक हो गए। ये सिर्फ पिछले साल के आदाद शुमार हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जाहिर है वो लोग हैं जो कि सियासत में, हुकूमत में आने की ख्वाहिशमंद हैं। अगर आप हुकूमत में आने के ख्वाहिशमंद हैं तो गवर्नेंस करने की भी ख्वाहिश रखें। और मैं आपको ये बताऊं कि जितने भी ये सियासी जमातें हैं, 1970 की दिहाई से एक सियासी जमात बराजमान है, दूसरी सियासी जमात जो है वो 1980 की दिहाई से आ रही है और कराची की नुमाइंदा जमात बन के मुख्तलिफ नामों से आती है, और जमात इस्लामी भी बातें करने के लिए, तकारीर करने के लिए, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करने के लिए सारे तैयार हैं, लेकिन गवर्नेंस करने के लिए कोई तैयार नहीं। आप ये देखें कि ये सियासी जमातें, इनकी तीसरी पीढ़ी ऐवानों तक पहुंच गई है और आपकी तीसरी पीढ़ी गटर। लेकिन रेहाम साहब, आप सिंध हुकूमत ही कहती है कि भाई हम तो गटर के ढक्कन लगाते हैं, लेकिन होता यह है कि नशा करने वाले आते हैं और वो गटर के ढक्कन जो है ना चुरा कर ले जाते हैं। इस जवाब पर सिंध हुकूमत की आपकी क्या राय है? कि ये बेसिकली फजूल किस्म के, अंग्रेजी में इसको कहते हैं लेम एक्सक्यूजेस। ये मतलब ये, कैन यू इमेजिन कि लंदन सिटी में इस किस्म की कोई बात कर सकता है? कराची पोर्ट सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सबसे ज़्यादा शहरी यहाँ पे रहते हैं, सबसे ज़्यादा कमाई ये शहर करके देता है। आप किस किस्म की, मतलब किस किस्म की अजीब किस्म की आप अहमकाना जवाब देते हैं? इसका तो मैं जवाब भी नहीं देना चाहती। भाई आपका ये तो आई डोंट अंडरस्टैंड, आपकी गाड़ियाँ क्यों उठा के नहीं ले जाते? आपके ये शायान निशान जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं वो क्यों उठा के कोई नहीं लेके चला जाता? आपका काम है सिटी को गवर्न करना। ये बात करना कि जनाब मैन होल के कवर कोई चोरी कर ले जाता है, तो इस तरह तो फिर लंदन क्यों ये एक्सक्यूज नहीं? मसला ये ना रेहाम साहिबा, खुद तो ये लोग प्रोटेक्टेड हैं सारे हुक्मरान, लेकिन आवाम प्रोटेक्टेड नहीं है। उनकी जिनको जिम्मेदारी दी है, मैंडेट दी है, वो उसमें शायद नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, इस पर सिंध हुकूमत के तर्जुमान नादिर गबोल साहब, उन्होंने कहा ऑपोजिशन से ये अपील की है कि वो इस मसले को सियासत की नज़र ना करें, पॉइंट स्कोरिंग ना करें। लेकिन असल मसला हमें जो नज़र आ रहा है, मुर्तज़ा वहाब साहब के जो स्टेटमेंट्स हैं और जिस तरह से उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन किया और मीडिया नुमाइंदों से बात की, आपको नहीं लगता कि पॉइंट स्कोरिंग दोनों तरफ से हो रही है और इसका ये मामले को सियासी रंग देने से बाज रहना चाहिए? अगर सियासतदान से सियासी सवाल नहीं किया जाएगा, अगर ये सियासत नहीं करना चाहते, तो क्या मैं इनसे जुबैदा आपा की रेसिपीज पूछूं? इनसे क्या हलीम की रेसिपी पूछूं? ये इसलिए इलेक्ट होके बैठे हुए हैं या सेलेक्ट होके बैठे हुए हैं? क्यों बैठे हुए हैं? इनसे क्या सवाल किया जाए? इनसे सवाल पूछा जाए कि जनाब आप बताएं कि खाना कैसे पकाते हैं, आप बताएं जनाब आपको जोड़ा कौन सा पसंद है, आप बताएं कि V8 ज़्यादा अच्छी है या डाला ज़्यादा अच्छा है। सियासतदान से, सियासी नुमाइंदे से सियासी सवाल ही किया जाएगा। ये पॉइंट स्कोरिंग है कि हम आपसे सवाल करने की हिम्मत रख रहे हैं कि भाई कर क्या रहे हो, क्यों बैठे हो? लेकिन रेहाम, सिंध हुकूमत कह रही है कि भाई हम काम भी कर रहे हैं, कुछ प्लान्स भी उन्होंने दिए हैं। वो कह रहे हैं कि तमाम शहरी मसाइल जो है ना उनके लिए अब 1 विंडो ऑपरेशन होगा और टाउन्स को फंड्स भी दिए जाएंगे, ये भी बाकायदा प्लान बना लिया गया। आपको क्या लगता है, ये काफ़ी होंगे इकदामात या फिर मज़ीद और भी कुछ करने की ज़रूरत है सिंध गवर्नमेंट को? इन्होंने 1 विंडो ना अपने आप के लिए किया है। इनके जितने ये जो तरक्याती मंसूबे हैं, ये ज़ाती तरक्याती मंसूबे हैं, ये इनके बच्चों के लिए तरक्याती मंसूबे हैं। ये 1 विंडो ऑपरेशन जो है, ये अपने प्रोटोकॉल के लिए, अपनी सहूलत के लिए है, अपनी ठाट के लिए है। 12 लाख रुपए 12 लाख रुपए आप यूसी चेयरमैन को दे रहे हैं, पता नहीं मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे, और आप ये कह रहे हैं कि आपके पास जो अरबों के फंड्स आ रहे हैं, एनएफसी अवार्ड के पैसे आ रहे हैं, उस पर आपसे सवाल ना किया जाए। और यूसी चेयरमैन 12 लाख रुपए में मैन होल के कवर्स भी करे, बाकी काउंसिल के काम भी करे। जब से कराची में मैंने रेजिडेंस इख्तियार किया है, मैंने तो सिर्फ खड्डे ही देखे हैं, टूटी सड़कें देखी हैं, पानी नहीं देखा, नाले। वैसे तो रेहान साहिबा ये मसले इतने बड़े हैं कि इस पर हम सारा दिन भी बात करें तो शायद वक्त जो है वो कम होगा, लेकिन इन द एंड मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा इस पर बता दें कि आम लोग क्या कर सकते हैं, ये शहरी सतह पर इस तरह के हादसात को रोकने के लिए किया जा सकता है? देखिए, शहरी क्या कर सकते हैं, अब 3 साल का बच्चा क्या करेगा? जगह जगह आप देख रहे हैं कि ये मैन होल्स अनकवर्ड हैं, लोग अंधेरे में भी चलते हैं। ये तो मैं बच्चों का आपको बता रही हूँ कि 2024 के जो आदाद शुमार हैं उसमें 19 बच्चे हलाक हुए। अभी जो नए आदाद शुमार आएंगे उसमें आप देख लेंगे कि बच्चे भी और बड़े भी
यानी कि शहरी क्या कर सकते हैं? शहरी यही कर सकते हैं कि घर से बाहर ना निकले, शहरी यही कर सकते हैं कि वोट देने की जहमत ना करें, शहरी यही कर सकते हैं कि इनके जलसों में ना जाएं। जैसे मैंने आपको कहा कि आप इनके वादों में दोबारा, इनके झांसों में मत आएं। इस वक्त इतने अफसोस की बात है कि अगर सहाफ़ी सवाल करता है तो आपको बुरा लगता है, आपको लगता है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो बड़ा आप हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। तो ये सारी बातें क्यों हैं? ये इस वजह से हैं कि शहरी टॉलरेट कर रहे हैं, टैक्स आप देते हैं, कमाते आप हैं, बर्दाश्त आप करते हैं। और देयर इज़ अ टाइम वेयर इनफ इज़ इनफ। आपको नई लीडरशिप की कराची में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेहाम साहिबा आपने उठाया कि बिल्कुल सही, मुर्तज़ा वहाब साहब से जब सवाल किया जाए तो उनको वो इनअप्रोप्रिएट लगता है, लेकिन एक बच्चे की जान चले जाना वो उनको इनअप्रोप्रिएट नहीं लगता है। बहुत शुक्रिया। रेहाम खान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और कराची के मसले के ऊपर वही बात कर रही थी जो कराची का एक आम इंसान सोच रहा है, सोशल मीडिया पर बात कर रहा है, शोबे सितारे क्या सोच रहे हैं उसके बारे में भी हमने आपको बताया। लेकिन वो कह रही थी, जिस तरह वो बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं कि भाई आप इनके झांसे में ना आए, इनके बहकावे में ना आए। मुझे ये लगता है कि कराची के लोगों के पास या किसी भी इलाके के लोगों के पास बड़े लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, आप किसको वोट देंगे, तो फिर वो किस तरफ जाएं? well, I think they don't even need people to vote for them। आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़कर कुछ मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब मौसम भी बहुत हद तक तब्दील हो रहा है और इंतज़ार किया जा रहा था कि आखिर बारिश कब होगी। तो फिर तैयारी पकड़ लीजिए क्योंकि बारिश भी होने के लिए तैयार है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेश गोई कर दी गई है और ये बताया गया है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर बारिश हो सकती है। अब बारिश कौन कौन से शहरों में ज़्यादा हो सकती है? 5 और 6 दिसंबर को गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जिससे सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर फोरकास्टिंग महकमा मौसमियात मोहम्मद इरफान विर्क साहब ने ज्वाइन किया है, जो हमें बताएंगे कि बारिशों का सिस्टम जो है वो कितना मजबूत है और किन इलाकों में दाखिल हो रहा है। इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए कि ये जो आने वाली बारिशें हैं, ये इनकी शिद्दत क्या हो सकती है, कितनी शदीद हो सकती हैं और टेम्परेचर कहाँ तक जा सकता है? देखें जी, ये जो बारिश बरसाने वाला या बर्फबारी वाला जो सिलसिला है, ये पाकिस्तान के इंतहाई शुमाल में मौजूद होगा, जिसमें बलाई खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके होंगे। आने वाले जो 4, 5 और 6 तारीख होगी, इसमें जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के कुछ इलाके जो है ना, जिसमें जो है ना वो ज़्यादातर बादल रहेंगे और पहाड़ों पर जो है ना वो बर्फबारी का भी इम्कान है। इससे जो मैदानी इलाके हैं, मैदानी इलाकों में तो खैर बारिश नहीं है, लेकिन स्मोग और फॉग जो है ना वो वहाँ पर रहेगी और टेम्परेचर जो होगा वो भी जो है ना वो देखेंगे जैसे ही ये स्पेल गुजरेगा उसके बाद टेम्परेचर जो है ना वो यकदम ड्रॉप होंगे। ठीक है, अच्छा इस वक्त बता दीजिए कि कौन कौन से शहर ऐसे हैं या इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर है और फिर इन बारिशों के बाद मजीद कितना गिर सकता है पारा? देखें जी, जो स्कर्दू का इलाके हैं या आप जो भलाई इलाके हैं, यहाँ पर स्कर्दू में -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ना वो टेम्परेचर जा रहा है। इसी तरह और भी इलाके शुमाली इलाका जाते हैं जिसमें माइनस में टेम्परेचर है, कोयटा में भी माइनस में टेम्परेचर चल रहा है और जो इस्लामाबाद है यहाँ पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जा चुका है, लाहौर में 7 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो कराची के इलाके हैं वहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है। इसलिए कराची में अभी इतनी ऐसी सर्दी नहीं पड़ी, लेकिन जो भलाई इलाके हैं वहाँ पर ये मजीद टेम्परेचर गिरेगा। ख़ास तौर पे दिन के टेम्परेचर जहाँ पर धुंध की कैफियत है वहाँ पर दिन के टेम्परेचर मजीद कम हो जाएंगे और सर्दी में थोड़ा सा मजीद इजाफा हो जाएगा। अच्छा इरफान साहब, थोड़ा सा बता दें, क्योंकि सयाह भी जाते हैं बर्फबारी को देखने के लिए इन इलाकों में, नॉर्दर्न साइड पर कौन से इलाके ऐसे हैं जिसमें 1 आध महीने तक जाने से अवॉइड ही करना चाहिए, जहाँ पर बर्फबारी के इम्कान ज़्यादा हैं? देखिए, अभी तो फिल वक्त जो एज सच कोई सिचुएशन नहीं है कि जिसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है ना वो अलार्मिंग सिचुएशन हो। ताहम जो हमारे शुमाली इलाका जाते हैं, ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान और जो चित्राल वाली साइड है, वहाँ पर जाने से अभी फिल वक्त जो है वो चंद दिन के लिए गुरेज करना चाहिए। उसके बाद नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी, लेकिन अभी कोई ऐसा बड़ा स्पेल नहीं आ रहा जिससे जो है ना वो बड़े पैमाने पर पहाड़ी इलाकों में कोई इस तरह की चीज़ होने वाली है।
गरज जो है लैंडस्लाइड का खदशा जो होता है वो, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके होते हैं तो यहाँ पर अमूमन जो है ना पहाड़ में जो है ना वो वैसे हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन बारिश या स्नोफॉल से कोई ऐसी चीज अनहोनी नहीं होगी अच्छा, इंशाल्लाह। रियल टाइम क्योंकि इंफॉर्मेशन ये अगर मिलती रहे बिल्कुल ना सयाहों को तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ये भी बता दीजिए कि क्या कोई ऐसी ऐप या वेबसाइट मौजूद है जहाँ पर जाकर रियल टाइम इंफॉर्मेशन सयाह देखते रहें जो भी प्लान कर रहे हैं आगे जाने के लिए? देखिए जी, पाकिस्तान महकमा मौसमियात की जो एक मोबाइल ऐप है वो प्ले स्टोर पे मौजूद है, उसको अगर आप डाउनलोड कर ले तो अगर कोई इस तरह की कैफियत या कोई इस तरह का वेदर जब बनता है तो हम 3 से 4 घंटे पहले जो है ना उसको जो ना उसमें डाल देते हैं और वो इस तरीके से वो जिन इलाकों में वो वेदर अप्रोच कर रहा होता है उसकी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाती है जी। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया। इरफान वर्क साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौसम के बारे में अपडेट कर रहे थे कि 6 दिसंबर जो है उसको गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के अंदर तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इसके मुताबिक कीजिएगा। बाकी ऐप के बारे में भी उन्होंने बता दिया कि महकमा मौसमियात की ऐप है जहाँ से आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। अब हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे दीगर अहम टॉपिक्स के ऊपर। हमारे साथ रहिए। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बड़ा ज़रूरी था कि अपने इयरिंग्स जो है ना उनको मैं फ़िक्स करवा लूँ क्योंकि मेरी लुक मुकम्मल नहीं हो पा रही थी, तो मैंने ब्रेक के अंदर अपने इयरिंग्स को फ़िक्स करवा लिया है। और अब वक्त आ गया है कि थोड़ी सी हम एक ऐसी अच्छी खबर आपको दें जिससे आपका भी मूड अच्छा हो जाए। और हमारा मूड जब हमने सुना कि इसके बारे में हम बात करें तो वैसे ही बहुत अच्छा हो गया था। एक बहुत अच्छी खबर है, एक हीरो से आपको मिलवाते हैं जो बहुत अरसे से पाकिस्तान का नाम रोशन करते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक मरतबा फिर से हम पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। बॉक्सिंग की दुनिया का बादशाह अब हम उनको कह सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से, और वो मुसलसल आलमी सतह पर बड़ी बड़ी कामयाबियां समेट रहे हैं। हम किसकी बात करें? गैस करें। मैं गैस करूं? मुझे पता है हम किसकी बात कर रहे हैं। मुझे पता है हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम की, जिन्होंने लाहौर के गैरिजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाली शानदार फाइट फॉर ग्लोरी इवेंट में थाईलैंड के बॉक्सर को उन्होंने हराया है। बॉक्सर का नाम बता दें। मैं आपसे पूछने वाली थी। अच्छा, मैं प्रोनाउंस करने की कोशिश करती हूँ। किधर गया इनका नाम? अच्छा जी, जकराउट माजुन नोगोइन। पर रहने दो, वो बेचारे सुन, आई थिंक ये दुआ करें कि वो सुन न ले। थाई बॉक्सर वो उनसे पूछ लेंगे। वसीम हमारे साथ मौजूद भी होंगे तो थोड़ा सा हमने सोचा कि इस फाइट के बारे में बता दें। उन्होंने अपने टाइटल को डिफेंड किया है, उसका दिफा बड़े अच्छे तरीके से किया। और मोहम्मद वसीम ने इससे कबल कोयटा के हवाले से भी वहां पर उन्होंने एक फाइट जीती थी मई 2024 में, और यही टाइटल जीतकर उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा टाइटल अपने नाम किया था और इस बार इस टाइटल को उन्होंने डिफेंड किया है। तो मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद है और उनकी रिकवरी हमें होती हुई नजर भी आ रही है। आंख के नीचे वैसे एक ब्रूज मैंने देख लिया था, तो सबसे पहले ना ऑफिशियली उनसे पूछ लेते हैं ऑन एयर, ताकि आपको एहसास हो कि हम भी उनका ख्याल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू टीवी, आप सबका बहुत शुक्रिया, पूरे पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नहीं वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और उसकी वजह से पाकिस्तानियों के चेहरों पर, हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट आती है और एक उम्मीद जागती है कि नहीं, कि जहाँ पर इतने मसले मसाइल हैं वहीं पर हम फिर भी हारे नहीं हैं और हमारे ऐसे हीरोज़ मौजूद हैं जो हमें खुशी देने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो इस फाइट के बारे में हमें बताइए ज़रा। ये आपने अपने टाइटल का दिफा किया है, हाउ वाज इट? कितना वक्त लगा प्रिपेयर करने के लिए और ओवरऑल तजुर्बा आपका कैसा रहा? बड़ा ज़बरदस्त रहा है। इसके लिए बहुत टफ ट्रेनिंग की थी लिवरपूल में 3 मंथ्स। और जो मेरा ओपोनेंट था जकरावत, आई डोंट नो उसका सेकंड नाम क्या है, बस जकरावत के नाम से हम जानते हैं उनको। तो उसकी कोई 58 फाइट्स थी और 50 विन्स थे उसकी, 29 नॉकआउट्स थी। मेरी फाइट प्रोफेशनल में ये मेरी 17 फाइट थी और टफ फाइट थी जिसमें बहुत ज़्यादा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो पॉइंट्स के उस पे मैं लीड कर गया था। पॉइंट्स मेरे ज़्यादा थे। आई जस्ट ओनली लॉस्ट 3 और 4 राउंड्स और 8 राउंड मैं जीत गया था और सक्सेसफुली टाइटल डिफेंड किया। और थैंक यू टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, थैंक्स टू पंजाब गवर्नमेंट, माशाल्लाह से आपको वैसे भी एक जीतने की, बहुत ज़्यादा हेल्प की।
एक आदत पड़ चुकी माशाल्लाह से, आप हर मुकाबले को जीतते हुए आ रहे हैं और इस दफ़ा भी आपने अच्छे तरीके से डिफेंड किया। अच्छा वसीम, क्योंकि आपने अपने होम टाउन में ये मुकाबला जीता है और अपने इसको डिफेंड किया अपने टाइटल को, एक तो वो तजुर्बा लाहौर में रहकर आप ये जीते हैं वो कैसा था, और फिर आपका जो ओपोनेंट है थाईलैंड से, मैं चाहूँगी कि आप उसका नाम भी हमें बता दें ताकि हमारी करेक्शन हो जाए, बड़ा मुश्किल सा नाम लग रहा है। तो इंटरनेशनल खिलाड़ियों का पाकिस्तान में आना, स्पोर्ट्स का रिवाइवल, मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि टेनिस के खिलाड़ी पाकिस्तान आ रहे हैं, अब ये इंटरनेशनल खिलाड़ी बॉक्सिंग में आए हैं, क्रिकेट जो है वो रिवाइव हो रही है पाकिस्तान में, कैसा फील करते हैं आप? आई फील रियली प्राउड। जो मेरे ओपोनेंट थे जागरावत, वो थाईलैंड से थे, और आप लोगों ने शायद देखा होगा 15 to 16 इंटरनेशनल कंट्रीज लाहौर में थे, जिसमें 200 मोर देन 200 जो है उसमें फॉरेनर्स थे और 145 एथलीट्स थे। तो बड़ा ज़बरदस्त इवेंट रहा है और बहुत सक्सेसफुल रहा है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कई से लोग आए और उन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को पसंद किया है। उन्होंने बहुत ज़्यादा जो हॉस्पिटलिटी देखी है हमारी, उससे बहुत मुतासिर हुए हैं और वो और चाहते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में स्पेशली बॉक्सिंग इवेंट्स हो, और दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सिंग जो प्रोस्पेक्ट्स थे वो यहाँ पर आए हुए थे, जैसे रॉय जोन्स जूनियर है और फॉर्मर 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन एंड अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियंस यहाँ पाकिस्तान में आए। तो ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और बहुत हार्ड वर्क किया था इस इवेंट के लिए। 4 महीने से हमने बड़े जो है इस इवेंट के लिए बहुत टफ टाइम हमने लिए, ट्रेनिंग भी करते रहे और बाकी चीज़ें भी हम साथ साथ करते रहे। जो इवेंट पाकिस्तान में बॉक्सिंग का हुआ है वो पूरे एशिया में इस तरह का इवेंट आज तक नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुल हुआ है और क्रेडिट जाता है पाकिस्तान गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था इस इवेंट में हमारे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा वसीम, ये बताइए, बीइंग अ बॉक्सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो आपको देख रहे हैं, आपकी फाइट्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ इस इंटरव्यू को भी देख रहे होंगे और वो चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह अपना नाम बना सके। आपको क्या लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक तो हमें स्ट्रेंथ नज़र आती है ना, एक बॉक्सर के लिए ज़रूरी है कि उसमें स्ट्रेंथ हो, मेंटली भी उसका फिट होना और स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपके नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट जुज़ या सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर एक कामयाब बॉक्सर बनने के लिए वो क्या है? Not talking about only boxing, all sports, discipline, जिसमें आपको अपने सेहत का ख्याल रखना हो, अपने डाइट का ख्याल रखना हो, अपने ट्रेनिंग को टाइम पे करना हो। द मेन थिंग इज आपका रेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, आपका ट्रेनिंग भी अच्छा होना चाहिए, आपका डाइट भी अच्छा होना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसे आप देख सकते हैं इस बॉक्सिंग इवेंट में हमारे ख़वातीन भी थे जो जर्मनी से भी आए थे और यूके से भी आए थे, पाकिस्तान से भी हमारे ख़वातीन इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। हमने ख़वातीन को भी चांस दी थी कि वो भी आके बॉक्सिंग में अपने जो है क्या कहते हैं सेल्फ डिफेंस भी सीखे और इतने बड़े लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर compete भी करे। तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त फाइट्स की हैं उन्होंने। और हमारी जो कोशिश यही होगी कि हम जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं और हमारे पाकिस्तानी ख़वातीन हैं उनको भी हम बॉक्सिंग में लेके आए। अच्छा, एक सवाल आपकी इजाज़त से मैं अगर पूछ लूँ, जब वसीम हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, एक एथलीट के लिए डिसिप्लिन के अंदर मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल, क्योंकि आजकल तो आपको पता है, आपने भी शायद फेस किया हो या आपके घर में इर्द गिर्द बच्चे भी होते हैं, ऑल द टाइम रील्स देखते रहना, क्या ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं एक एथलीट की ज़िंदगी को या एक एथलीट के डिसिप्लिन को? ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी फाइट के लिए या किसी इवेंट के लिए आप तैयारी करेंगे और आप सोशल मीडिया पे या मोबाइल पे लगे रहेंगे तो आपका फोकस, आपका जो काम है, आपका जो गोल है, उसके आपका फोकस उससे हट जाता है। तो स्पेशली जब मेरी जो फाइट होती है, बिफोर 2 वीक्स मुझसे फ़ोन ले लेते हैं, वो मुझे फ़ोन नहीं देते। तो आई एम नॉट यूजिंग फ़ोन आफ्टर बिफोर 2 वीक्स। मेरे फाइट से 2 वीक पहले मैं अपना फ़ोन यूज नहीं करता। ये फ़ोन यूज करना और रील्स देखना ये जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम है। आप स्पोर्ट्स करें, आप कोई लाइक एजुकेशन ले और कोई भी रिसर्च करे जो आपको काम आ जाए। रील्स देखना और ये इस तरह की चीज़ें आई थिंक दिस इज नॉट गुड, स्पेशली इन बॉक्सिंग स्पोर्ट में आपको 1-to-1 लड़ना। जी
1-to-1 लड़ना होता है, आपको रिंग में परफॉर्म करना होता है, तो उसके लिए आपको फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। अच्छा वसीम, इन द एंड मैं चाहूँगी थोड़ा सा बता दें कि आगे आपकी नज़रें किस गोल पर हैं या कौन सा टाइटल आप जीतने के लिए आपका हदफ आपने मुकर्रर किया हुआ है? डेफिनेटली हम सोच रहे कि यूनिफिकेशन के लिए एनी टाइटल लाइक WBC, WBA 2 दफ़ा मैं जीता हूँ, मैं WBC और IBF और एनी टाइटल जिसके लिए यूनिफिकेशन करें, और दोबारा हमारी कोशिश होगी कि हम एक और पाकिस्तान में एक और बड़ा इवेंट कराएं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। और पूरे इस बार हम ये कोशिश करेंगे कि और बड़े बड़े बॉक्सिंग के जो नाम है वो हम पाकिस्तान लेके आए, ताकि बॉक्सिंग को हम पाकिस्तान में हाई लेवल पे प्रमोट करें। प्लीज मेक श्योर ऐसे नामों को लेकर आ रहा है जिनके नामों को हम सही तरह से प्रोनाउंस कर सके, क्योंकि समटाइम्स बहुत मुश्किल नाम भी होते हैं, कोई भी नाम अदरवाइज हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपसे उनके नामों को प्रोनाउंस करने के लिए। अच्छा, एक एथलीट की सबसे अच्छी बात ये होती है, वसीम थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। एक एथलीट से हम ये तो देख ही रहे होते हैं, सीख ही रहे होते हैं ना कि वो किस तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करें। उसके बाद मुझे ये नजर आता है कि जिस वक्त वो एक टाइटल जीत जाते हैं, एक तमगा हासिल कर लेते हैं, वो रुकते नहीं हैं, उनकी नजरें जो है ना वो अगली मंजिल की तरफ होती है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है। यही चीज आपको मोटिवेट करती है। जहाँ पर आप रुक जाएंगे वहां पर आप स्टैग्नेंट हो जाएंगे और अल्टीमेटली आपका कोई फायदा नहीं होगा। अब हमें ब्रेक की तरफ जाना, ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर सेगमेंट्स को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। व्हाइट हाउस के नज़दीक अफगान बाशिंदे की जानिब से नेशनल गार्ड के एहलकारों पर फायरिंग के बाद ट्रंप इंतजामिया की जानिब से अब सख्त इकदाम का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और अब अमरीकी हुक्काम ने पनाह गुज़ीनों से मुतालिक तमाम फैसले रोकने का ऐलान कर दिया है। अमरीका ने अफगान शहरियों को इमिग्रेशन दरखास्तों की प्रोसेसिंग का गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया है और इस बारे में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो उन्होंने कहा है कि अफगान शहरियों के वीज़ों पर आर्जी तौर पर हम पाबंदी लगा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर वो अफगान शहरी भी लेट मी टेल यू शामिल है जिनको अमेरिका अपने साथ खुद लेकर गया था, जो CIA के साथ मिलकर अफगानिस्तान के अंदर काम कर रहे थे, अब वो भी इसका हिस्सा बनेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुआविज सिद्दीकी, ब्यूरो चीफ हैं न्यूयॉर्क से, उनसे इस बारे में जरा मज़ीद लेते हैं। मुआविज, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ट्रंप जो है ना वो सरप्राइज देते रहते हैं, लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था कुछ हद तक, जिस तरह से अटैक किया गया, एक अफगान शहरी की तरफ से फायरिंग की गई, उसके बाद तो ये यकीन ही हो चुका था कि अब ट्रंप कुछ ऐसा करेंगे जिससे अफगान शहरी जो है ना उनकी शामत आ जाएगी। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अचानक ही कोई ऐलान करने के हवाले से बहुत मशहूर हैं और कोई फैसला अचानक किसी वाकये की बुनियाद पर कर सकते हैं। अमेरिका में अमूमी तौर पर ये रुझान रहता है कि कोई वाकया हो उसके बाद जो है वो चीजों पे एकदम पाबंदी लग जाती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उससे ज्यादा एक स्टेप ज्यादा ही जाते हैं और फौरन तौर पर ऐलान कर देते हैं। इससे पहले भी ये पहली मरतबा नहीं है, इससे पहले भी जून में जो है वो कुछ ममालिक पे उन्होंने जो है वो पाबंदी लगाई थी, लेकिन इस मरतबा खासतौर पे जो नेशनल गार्ड पे हमले का जो वाकया पेश आया है, जिसमें मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है कि एक अफगान शहरी मुलविस था, उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान को भी टारगेट किया और टोटल 15 ममालिक में उन्होंने कहा कि उनकी ग्रीन कार्ड के जो मुंतजिर हैं उन पे भी सख्ती की जाएगी और इन ममालिक की फौरी तौर पे पनाहगुज़ीरों की दरखास्त जो है वो रोक दी गई है। तो इसमें थर्ड वर्ल्ड से बहुत से लोगों के ध्यान में आ रहा था कि पाकिस्तान भी होगा, तो अभी तक पाकिस्तान का कोई ऐसा नाम नहीं आया है। तो किसी अदालत में चैलेंज होता है या जो है वो ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन बहरहाल पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है और इसी तरीके से जो लोग कुछ वेट कर रहे थे अपने ग्रीन कार्ड का, उनके लिए भी मुश्किलात के सामने है। लेकिन अब सिचुएशन डेफिनेटली ये है कि एक अफगान बाशिंदे की वजह से तमाम अफगान मुहाजिरीन हैं या फिर अफगान वहाँ पर रहने वाले लोग जो कि इंतजार कर रहे हैं अपने वीज़े के प्रोसेस होने का, उन सब के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मुआविज, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात अफगानिस्तान के मामले की ही करेंगे, लेकिन पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या कर रहा है और अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने के लिए इस वक्त क्या डेवलपमेंट हो रही है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगी। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। और पाकिस्तान दहाइयों से हम सब जानते हैं, हमारी ज़िंदगियों से ज़्यादा अरसा हो चुका है कि हम अफगान पनाह गुज़ीन जो है उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, लेकिन 2023 के अंदर पाकिस्तान की तरफ से ये प्लान किया गया कि अब इन अफगान पनाह गुज़ीनों को वापस अपने मुल्क चले जाना चाहिए और इस सिलसिले में अब बाकायदा तौर पर हमें प्रैक्टिकली ऐसे काम होते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनको वापस भेजा जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है UNHCR, उसके मुताबिक पाकिस्तान से रवां साल 1
1 मिलियन यानी कि 10 लाख के करीब अफगान शहरियों को उनके वतन वापस भेजा जा चुका है। और 2023 में ये फैसला किया गया था कि वो तमाम अफगान पनाह गुज़ीन जिनके पास दस्तावेज़ात प्रॉपरली मौजूद नहीं हैं और इलीगल तरीके से पाकिस्तान में रह रहे हैं, यानी कि उनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं है या फिर अफगान सिटीजन कार्ड मौजूद नहीं है, उनको वापस जाना चाहिए। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि जिनके पास ये भी मौजूद होंगे ना, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन अफगान सिटीजन कार्ड, उनको भी भेजा जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, उन तमाम अफराद को भी भेजा जा सकता है अफगानिस्तान वापस। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी उन्होंने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को 3 सूबों से कामयाबी से वापस हम भेज चुके हैं, मगर प्रॉब्लम वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में आ रहा है, वहाँ पर सूरत हाल इसके बरक्स है और वहाँ उन्हें बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जा रहा है। तो केपी गवर्नमेंट को अफगान पनाह गुज़ीनों को वापस भेजना होगा क्योंकि मुल्क मज़ीद धमाकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो ताज़ा लहर है दहशत गर्दी की, मुल्क उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इफ्तिखार फिरदौस साहब ने। इफ्तिखार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो अफ़गान महाजरीन की वापसी के अमल को ओवरऑल आप किस तरह से देख रहे हैं, और जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का स्टेटमेंट है कि केपी में बाकायदा उनको पनाह दी जा रही है या उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप सूरत हाल को? देखिए, जो इमिग्रेंसी के इश्यूज हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं हैं। अगर आप क्वांटम ऑफ रिटर्नीज देखें जिनको रिपैट्रिएट किया जा रहा है तो ईरान से काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान में तो फिर भी फेज्ड वाइज एक तरतीबवार तरीके से जो है वो वापस भेजा जा रहा है, लेकिन चूंकि उसके सोशोलॉजिकल और बॉर्डर इम्पैक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि अफगान हुकूमत और ग्लोबली उसको ज़्यादा हाईलाइट जो है वो किया जाता है। वरना तो अगर आप देख लें कि जिस तरीके कार से ईरान से जो है वो वापस जो है वो किया जा रहा है, तो आई थिंक पाकिस्तान का फिर भी जो रिपैट्रिएशन प्रोग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमेन है। रही बात जहाँ तक प्रोविंस की है, तो वहाँ पर कल भी जो है वज़ीर दाखिला साहब जो है वो गए थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और कुछ बातचीत जो है वो ज़रूर हुई है, क्योंकि आज सुबह जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें बहुत क्लैरिटी है कि जो पेशावर पुलिस है और जो ज़ेली इदारे हैं हुकूमत के, उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर वायरलेस पर जो है वो ऐलानात किए जा रहे हैं आपस में पुलिस वालों को भी और जगहों पर भी, कि इवन जिसके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड है उसको भी जो है वो बुलाया जाए। ओनली एंड ओनली जो ODR का मैकेनिज्म है जिसमें वन डॉक्यूमेंट रिजीम जिसको कहते हैं, जिसके साथ सिर्फ वीज़ा होगा उसी को रिजाइड करने के लिए जो है वो टाइम दिया जाएगा। बाकी सबके खिलाफ FIR होगी और डिपोर्टेशन जो है वो शुरू हो जाए। और इसके मुहर्रिकात जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है सोशल नहीं है बल्कि ग्लोबल भी हैं। आप देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर क्या सिचुएशन हुई और फिर उसके बाद ग्लोबली भी एक कंसर्न है इमिग्रेशन के हवाले से। तो अगर अफगान तालिबान का ये क्लेम है जो हम समझते हैं कि ठीक ही है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन है, तो रेफ्यूजीज इसलिए पाकिस्तान आए थे क्योंकि वहाँ पे अमन नहीं था। अब अगर अफगानिस्तान के अंदर अमन है तो पॉलिसी यही है स्टेट की कि दे शुड बी रिपैट्रिएटेड। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जब हम इस प्लान के नाम को देखते हैं इफ्तिखार साहब, इलीगल फॉरेनर्स रिपेट्रिएशन प्लान या प्रोग्राम, इसके अंदर इलीगल का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसका आप खुद भी जिक्र कर चुके हैं कि प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन रखने वाले और इसके साथ साथ अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले जो हैं उनको भी अब वापस भेजा जाएगा और उनको भी बुलाया जाएगा। उनके लीगल स्टेटस के बारे में थोड़ा सा ज़रा बताएंगे। वो तमाम लोग जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन रखते हैं और अफगान सिटीजन कार्ड रखते हैं, क्या अगर वो वीज़ा ले लेते हैं या फिर ये दोनों चीज़ें होना वीज़े का ऑल्टरनेट हो सकता है? थोड़ा सा इस बारे में क्लियर कीजिएगा। देखिए, जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल कन्वेंशन थे उसके नीचे जो एक्सपायरेशन थी वो पिछले साल हो चुकी है। जो अफगान जो इमिग्रेंट्स हैं उनका पाकिस्तान के अंदर जो उनकी रिहाइश थी उसके जो लीगल जो पर्सपेक्टिव था, और पाकिस्तान उसको हर 3 महीने के लिए एक्सटेंड जो है वो करता आ रहा है। अब आपने खुद भी सुना होगा, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ने भी कहा है, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी कहा कि उसमें अब बाकायदा तौर पर जो है उसको एक्सटेंड जो है वो नहीं किया जा सकता। और तकरीबन लास्ट 3 महीने के अंदर इट इज़ ऑलमोस्ट नाउ क्लियर कि उसकी अगर एक्सटेंशन नहीं होती तो जो POR जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड्स हैं वो भी इनवैलिड है, क्योंकि वो एक्सपायर तो ऑलरेडी हो गए थे। लेकिन वो जो अगर आप स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर देखें जो पेपर निकल के आता है जिसको आम इस्तिलाह में SRO कहते हैं, उसके ऊपर जो लिखा होता है कि अगर फलानी डेट पर किसी का कार्ड एक्सपायर भी हो गया हो तो इसको एक्सटेंडेड जो है वो तस्वर किया जाए। अब हुकूमत पाकिस्तान ने उसको एक्सटेंशन देने से जो है
वो they've said that it's not going to happen, यानी नहीं होगा इससे आगे। तो इसका मतलब ये है कि जो भी स्टेटस है सिवाय इसके कि वीजा के सब तमाम के तमाम जो है वो इलीगल जो है वो कंसिडर किया जाएगा। लेकिन इसमें एक क्लैरिटी मैं देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ये एक टारगेटेड अप्रोच है जिसमें शायद अफगान के खिलाफ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब हम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशंस देखें तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में ओवरस्टे कर चुके हैं, और मैं आपको तस्दीक से बता रहा हूँ कि उसमें चाइनीज भी हैं और उसमें अफ्रीकन भी हैं जिनको रिपैट्रिएट जो है वो किया जा रहा है अपने मुल्क। जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मामला हमें इफ्तिखार साहब जो केपी वाली बात हमने शुरू में की है, आपको वो सियासी मामला लग रहा है, इसको सियासी रंग दिया जा रहा है सिर्फ क्योंकि उसी सूबे में इस तरह से क्यों हो रहा है? और दूसरा, या आपको लगता है कि वहाँ पर हमदर्दी ज़ाहिर है और शादियाँ की हुई हैं अफगानियों ने पाकिस्तान में और इस तरह से उनकी फैमिलीज़ आगे एक्सटेंडेड फैमिलीज़ वहाँ यहाँ पर है, ये वाला सेंटिमेंट आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सिर्फ केपी में नहीं बल्कि अनअनाउंस तरीके से पूरे पाकिस्तान में जिन्होंने शादियां की हुई हैं या इंटर मैरिजेस हमने देखे हैं अफगान कम्युनिटी में, या किसी के बच्चे हैं जो सेकंड जनरेशन के हों, उसमें एक जो है वो पेरेंट्स पाकिस्तानी हो या विडोज हो जिनका कोई जो है नान नफके का कोई और बंदोबस्त ना हो, या ऑर्फन्स हो, और उन सबको अभी तक जो है वो रिलैक्सेशन दी गई है। और दो ये अनअनाउंस्ड है, लेकिन ऐसा कोई उनके खिलाफ एक्शन जो है वो नहीं लिया गया। यूजुअली जो हमारे पास फिगर जो पाकिस्तान के अंदर आता है कि इलीगल, लेकिन इफ्तिखार साहब यूएन की तरफ से जो बार बार कहा जा रहा है ना कि पाकिस्तान की इस सिचुएशन के ऊपर, स्पेशली अफगान रेफ्यूजीज की सिचुएशन के ऊपर, बच्चों के मामले में, ख़वातीन के मामले में, कि मज़ीद रिलैक्सेशन देनी चाहिए, व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान को उसको किस हद तक अंडर कंसिडरेशन लेना चाहिए यूएन की तरफ से जो बार बार कहा जा रहा है, या फिर पाकिस्तान के बारे में तो आप खुद ही बता चुके कि बहुत ह्यूमेन तरीके से वापस भेजा जा रहा है, तो यूएन के किरदार को आप कैसे देख रहे हैं इसके अंदर? देखिए, यूएन ऑलमोस्ट जो ये सारा मामला बिगड़ा भी है, ये इसी वजह से बिगड़ा है क्योंकि जो यूएन के फंड्स है, और ये मैं आपको तस्दीक से दोबारा बता रहा हूँ कि जो यूएन के फंड्स पाकिस्तान के लिए थे जिसमें रेफ्यूजीज का स्टेटस है, वो जब से यूक्रेन और पैलेस्टाइन का जो इशू बना है उसके बाद से तो वो कट गए। तो वो सारा का सारा जितना भी इकोनॉमिक उसका बोझ था या उसको कंटिन्यूड रहने का जो प्रोसेस था वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बर्दाश्त कर रही थी। अब यूएन की तरफ से क्योंकि वो एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है तो एम्प्टी स्टेटमेंट्स तो आ रहे हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल रियलिटीज कुछ नज़र जो है वो नहीं आ रहा। और अगर आप यूएन के किरदार और स्टेटिस्टिक्स को भी इस टाइम पे देखें तो वो कुछ ज़्यादा ठीक नहीं नज़र आते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो इशूज़ हैं वो हाईलाइट तो करना चाहते हैं लेकिन उसमें जो सोल्यूशन पार्ट है दैट इज़ टोटली मिसिंग। लिहाजा पहले भी हमने देखा जो फर्स्ट 2 फेजेस थे उसमें जो यूएन एजेंसीज थी उनको बनिस्बत ये कि वो सैफरॉन के साथ जो है वो डायरेक्टली वो करते, वो होम मिनिस्ट्रीज के साथ उनको लगा दिया क्योंकि उसको एज अ सिक्योरिटी कंपोनेंट जो है वो देखा गया। लेकिन उसमें ह्यूमन राइट्स कंसर्न है एंड आई टोटली एग्री विद दैट, लेकिन उसको रिजॉल्व करने के लिए जो है वो सिर्फ पाकिस्तान उसका जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अगर हुकूमत है और किसी को खदशात है अफगान तालिबान से तो उसको डोहा एग्रीमेंट के जितने सिग्नेटरीज हैं वो सब के ऊपर पाबंदी आती है, सिर्फ अकेले पाकिस्तान के ऊपर जो है नहीं आती। रहा बात आपके उस पोर्शन का कि खैबर पुख्तूनख्वा के अंदर जो है वो ये सियासी तो वो है, लेकिन उसे बढ़ चढ़ कर ये है कि हुकूमत खैबर पुख्तूनख्वा का एक मौक़िफ़ रहा है कि वो समझते हैं कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो करंट सिनारियो है उसमें उसको एक पार्टी जो है वो तस्वर करते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए उनका जो है वो किरदार ज़रूरी है और वो फेडरेशन से जो है मुतसादिम है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में अब आज सुबह से तो जो हम मूवमेंट जो है वो देख रहे हैं उसमें तो बहुत क्लियरली लग रहा है कि क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। अभी फिलहाल क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 4 दहाइयों तक 4 डेकेड्स 1979 से जो ये सिलसिला शुरू हुआ था अफगान पनाह गज़ीनों का पाकिस्तान में आने का, उसमें बहुत हद तक पाकिस्तान ने उनकी मेहमान नवाजी कर ली है। अब वक्त आ गया है कि अपने मुल्क में वापस जाएं क्योंकि हमारे अपने बड़े मसले मसाइल हैं, उनको भी हम रिजॉल्व करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार फिरदौस साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमेशा की तरीके से उन्होंने इस इशू को एक्सप्लेन किया है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से भेजा जा रहा है अफगान तालिबान को बहुत ही ह्यूमेन है। अगर हम ईरान की सिचुएशन देखें, अमेरिका की सिचुएशन देखें, वहाँ पर तो बाकायदा ऐसे रूल्स बना लिए गए हैं कि स्क्रूटनी को बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया गया है, जो वीज़ा प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया गया है। तो पाकिस्तान के अंदर फिर भी इस तरह की सिचुएशन नहीं है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे मज़ीद, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। सर्दियों का मौसम अपने साथ ना सिर्फ ठंडी हवाएं लेकर आता है, मौसम तब्दील होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बेशुमार नेमतें हैं जी इस मौसम में। ख़ास तौर पर अगर हम सीजनल फ्रूट्स की बात करें, जो कि जिससे कुदरती वाइटामिन हमें मिल रहे होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उससे भरपूर फ़ायदा अगर जितना आप उठा सकते हैं उठा लें। जो इस सीज़न के फ्रूट्स हैं, आपको वैसे कौन सा फ्रूट पसंद है इस सीज़न का? इस सीज़न के फ्रूट्स के अंदर मुझे एक बड़ा मुश्किल किस्म का फ्रूट जो है अनार मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन अगर कोई और निकाल के दे दे तो उसको निकालना जो है ना वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क होता है। अच्छा, वो धूप में बैठ के कीनू नहीं खाती हैं आप? कीनू भी तरह अम्मी निकाल के देते हैं तो खा लेते हैं। मैं थोड़ी सी ज़रा इस मामले में ना काम जरूर, लेकिन ये आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा देते हैं। इस चीज़ के ऊपर आप भी एग्री करते हैं, हम भी एग्री करते हैं, लेकिन इनको किस वक्त खाना चाहिए, किसके लिए कितना फ्रूट कंज्यूम करना ज़्यादा अच्छा रहता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रात के वक्त फ्रूट को नहीं खाना चाहिए, तो क्या ये सही बात है? ये सब कुछ और जितने भी सवालात हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं। एक तरह से एक रिमाइंडर के लिए भी हम एक सेगमेंट कर रहे हैं ये वाला, सो दैट आपको याद आ जाए कि फ्रूट्स खाने जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, स्पेशली सीजनल फ्रूट्स, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ न्यूट्रिशनिस्ट हैं सबीन फारूकी साहिबा, उनसे इस बारे में बात। अस्सलाम वालेकुम सबीन, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, हम भी जानते हैं, देखने वाले भी जानते हैं कि फ्रूट्स खाना जो है ना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फ्रूट्स इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, कौन कौन से बढ़ाते हैं, एंड देन सीजनल फ्रूट्स का खाना ये कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारी डाइट के अंदर? ओके, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो अल्लाह ताला ने हर सीज़न में डिफरेंट इसीलिए बनाए कि वो उस सीज़न की जो भी डिजीज़ होती हैं या प्रॉब्लम्स होती है उसको केटर करते हैं। ठीक है, तो मौसम का फल जो है वो बहुत मुफीद होता है और उसी मौसम में अगर आप खाएं तो उसकी अफादियत आपको ज़्यादा बेहतर मिलती है। दूसरा, जब वो सीज़न में राइप होता है तो उसके न्यूट्रिशनल प्रोफाइल जो है वो बहुत ज़्यादा होती है उस वक्त। तो हर सीज़न में उसका फ्रूट जो है वो खाने से आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर होती है, आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बेहतर होती है और आपकी अच्छा, जो फ्रूट्स अगर आप वन बाय वन आप बता दें, जिस तरह मैंने कीनू की बात की, वो कौन सी डिजीज़ को हमसे दूर रखता है या हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है? ओके, तो कीनू इज़ लाइक इट्स अ वेरी वर्सेटाइल। कीनू भी होता है, मौसम भी होती है, आपके पास फ्रूटर भी होते हैं, माल्टे भी होते हैं। पाकिस्तान पूरी जो फैमिली है, पूरी फैमिली है। पाकिस्तान इज़ अ वेरी रिच कल्चर जिस फ्रूट के हिसाब से हर तरह से इस तरह से विटामिन सी का सोर्स होता है। एक तो कीनू, दूसरा इसके और बहन भाई भी बहुत सारे होते हैं, जैसे माल्टा है, उसके अलावा ग्रेप फ्रूट है, ये सारे सिट्रस हैं। तो जितने भी सिट्रस हैं ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं और आपकी कुव्वत मुदाफ़त जो है वो उसको इन्हांस भी करते हैं, बढ़ाते भी हैं, आपको बीमारियों से दूर रखते हैं और ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, एक्सेसिबल होते हैं हर एक के लिए। ठीक है। अच्छा, ये सर्दियों के जितने भी फ्रूट्स आते हैं जिसका आपने जिक्र किया कि जितनी भी ये किन्नू, माल्टे, ये वाली फैमिली है, एंड देन अनार की हम बात कर ले, क्या इन सब में विटामिन सी ज़्यादा होता है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर इम्यूनिटी, या फिर इसके अलावा और कौन कौन से कंपोनेंट्स या मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं? देखिए, विटामिन सी तो इन सारों में होता है। पोमेग्रेनेट जो है, अनार है, अनार कहते हैं वो किंग ऑफ फ्रूट है, उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके अंदर वो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन होती है उसके लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से हमारे इस सीज़न में पियर आता है, गुआवा आता है, एप्पल्स आते हैं, ये सारे फ्रूट जो हैं सीज़न के, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और आपको बीमारियों से दूर रखते हैं। आफ्टर कोरोना हमने सबने रियलाइज़ किया कि इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और इम्यूनिटी को बढ़ाने का नेचुरल तरीका जो है वो सिर्फ ये कॉम्बिनेशन जो है जो धूप के अंदर बैठकर किन्नू खाने का, माल्टे खाने का, क्या इसका कोई फायदा भी है? ये सिर्फ हम अपनी रिलैक्सेशन के लिए, हमारी रिवायत ही है? विटामिन डी अल्लाह ताला दे रहा है आपको सनलाइट से, विटामिन सी आप अपने अंदर डाल रहे हैं, तो कॉम्बो बन गया। इट्स अ कॉम्बो, बिकॉज विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है जो कि आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसका मतलब है उसको रोजाना लेना जरूरी है, बट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ टेकिंग सप्लीमेंट्स फॉर विटामिन सी। अगर आपको नेचुरल मिल जाए तो उसका नेचुरल आपको मिल ही जाता है। विटामिन सी की फरावानी है हमारे मुल्क में माशाल्लाह। अच्छा, फ्रूट्स को किस तरह से कंज्यूम करना है? अगर जूसेस की फॉर्म में जो लोग जूस पीना चाह रहे हैं, यानी अनार का जूस निकाल के पी लिया, ये जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, और उसमें अक्सर लोग चीनी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, तो फिर उसका क्या फ़ायदा रह जाता है? थोड़ा सा जूसेस के बारे में बताएं। अच्छा, फ्रूट और जूस दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। जूस का मतलब ये है कि आपने उसके अंदर सारा फाइबर निकाल दिया और सिर्फ शक्कर आ रही है। सही है। नॉट दैट कि उससे आपको जो मतलब बीमार हैं या जिनको फ़ौरन इंस्टेंट एनर्जी है चाहिए, उनके लिए जूस इज़ फाइन, लेकिन हम जो नॉर्मल लोग हैं जिनके साथ खुदा न खास्ता ऐसी कोई एलिमेंट नहीं है, वी शुड कंज्यूम फ्रूट फाइबर के साथ।
फाइबर क्या होता है, फ्रूट के अंदर फाइबर होता है, सॉल्युबल फाइबर होता है, और ये जो सॉल्युबल फाइबर है ये आपकी बॉडी के अंदर जो भी लिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको लेके निकलता है, बिकॉज इट बिकम्स जेल लाइक। तो आपकी बॉडी में शक्कर उस तरह से रिलीज नहीं होती जिस तरह से जूस से होती है। तो जूस पीना इज़ ओके फॉर पीपल जिनको जो बीमार हैं या जिनको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तब भी जूस की क्वांटिटी को, जिनके दांत नहीं है या जिनके दांत नहीं है, छोटे बच्चे हैं, या जूस की क्वांटिटी को कंटेन करना ज़रूरी है। जैसे ये ग्लास है तो इसका ज़रूरत नहीं है कि मैं पूरा ग्लास पी जाऊँ, थोड़ा सा पिए, क्योंकि फाइबर अगर आप निकाल देते हैं तो फिर स्पाइक बहुत ज़्यादा होता है। फाइबर क्या करता है, दो तरह के फाइबर होते हैं, एक सॉल्युबल फाइबर होता है और एक इनसॉल्युबल होता है। ठीक है। जो फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर सॉल्युबल फाइबर होता है, वो जेल की तरह होता है। वो जब बाहर आपकी बॉडी से खारिज होता है तो वो आपके साथ लिपिड भी निकाल के ले जाता है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL, ये सारी चीज़ें हैं ना, ट्राइग्लिसराइड, व्हिच इज नॉट गुड फॉर अस, which is good for us, which is good for us, क्योंकि हमें तो बॉडी में सर्कुलेट करता हुआ लिपिड या फैट नहीं चाहिए। तो ये फ्रूट का जो फाइबर है ये हेल्प करता है। मैं वो कंपोनेंट की बात की थी, वो कंपोनेंट अच्छा नहीं है, इसलिए वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, जो रिक्वायर्ड नहीं होता वो निकल जाता है। तो इसलिए फ्रूट जो है वो हेल्प करता है एलिमिनेट करने के लिए फैट को। बिल्कुल ठीक है, फ्रूट इसके अंदर हेल्प आउट, बहुत हेल्प, ठीक है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है जनाब कि सीजनल फ्रूट जो है ना, चाहे आप धूप के अंदर बैठकर खाएं या फिर घर में अपने कमरे में बैठकर खाएं या फिर बाहर कहीं पर एंजॉय करते हुए सुबह नाश्ते में खा के आ जाएं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप नाश्ते में ज़रूर खा कर आइएगा। ये मुझे बात सुना रही है, मुझे पता है। थैंक यू सो मच ज़बीन, अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों ज़रूरी है हमारे लिए सीजनल फ्रूट्स को खाना। अगर हम अपनी ज़रूरियात इन फ्रूट से मुकम्मल कर लेंगे तो शायद हमें जो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स हैं उनकी तरफ नहीं जाना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी पहुंचा रही होती हैं और शायद हमें पता नहीं होता। विटामिन सी बहुत ज़्यादा पहुंचाते हैं। बिल्कुल। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे मज़ीद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जा रहा है और इस साल की थीम जो है वो बड़ी डिफरेंट तरह की है। उसका नाम मैं आपको बता देती हूँ, फॉस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटीज़ फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस। यानी कि जितने भी माजूर अफराद हैं वो हमारे मुआशरे का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और उनके लिए ज़रूरी है कि उनको ये फील भी करवाया जाए कि वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी सोसाइटी का। तो आज हमने जिस शख्सियत को दावत दी है, एक तरह से आपको शायद लगे पहली नज़र में देखते हुए कि शायद वो कुछ हद तक जो है ना, क्योंकि वो डिसेबल हैं या सही तरह से एक न्यूरोटिपिकल तरीके से वो काम नहीं कर पा रही हैं, तो शायद वो एक नॉर्मल इंसान के तौर पे ना उनको हम नहीं कह सकते। लेकिन उनकी जब आप अचीवमेंट्स के बारे में सुनेंगे तो आपको एहसास होगा, खुद आपको एहसास से कमतरी एक तरह से महसूस होना शुरू हो जाएगी। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी राहें हमवार कर रही हैं। इस्लामाबाद से वो ताल्लुक़ रखती हैं, उनका नाम है युसरा गिलानी। हेल्थ प्रोफेशन से वो वाबस्ता हैं और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हैं और ख़ुद मस्कुलर डिसेबिलिटी के साथ ज़िंदगी गुजारने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, बल्कि एक शानदार मिसाल भी कायम की है। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सारे लोगों के लिए वो रोल मॉडल हैं, मिसाल के तौर पर लोग उनको देख रहे हैं। उन्होंने मेन स्ट्रीम स्कूल से तालीम हासिल की और फिर पेशा वाराना सतह तक आला तालीम जारी रखी। उनकी जर्नी कैसी रही और अब वो जो काम कर रही हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। युसरा गिलानी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम युसरा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल वेल। Thank you so much for inviting me on this important day. Definitely, thank you for coming to our show. It's a privilege for us to talk to you about it. युसरा, सबसे पहले तो हमें अपने बारे में कुछ बताइए और if you are comfortable to talk about your disease, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। Okay, thank you so much. बिल्कुल, मैं बचपन में मेरी ये डिसेबिलिटी डायग्नोज हुई थी। It's called muscular dystrophy और it's a neurological disorder जो कि प्रोग्रेसिव थी और एज के साथ साथ बढ़ती गई। बट जब एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस उस वक्त मेरे पेरेंट्स को इसकी अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि इट्स अ वेरी रेयर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी और चूँकि फैमिली में भी इससे पहले कोई ऐसा बच्चा नहीं था, इवन रिलेटिव्स में नहीं था जिसको ये प्रॉब्लम हो। तो बहुत डॉक्टर्स ने पहले कहा कि इसका इलाज मुमकिन होगा और मेरे पेरेंट्स ने बहुत जगहों पर लेके गए कि हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस बात का हमें पता चला और डॉक्टर्स ने यही बताया कि ये क्योरेबल नहीं है। ओके। तो फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिला। मेरे पेरेंट्स ने मुझे लाइक डिस्क्रिमिनेशन जिस तरह मोस्टली पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को उसका सामना करना पड़ता है, बट वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट की वजह से मैंने अडेप्ट कर ली अपने लाइफस्टाइल को और डिसेबिलिटी को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाया और उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू। तो आपकी जो एजुकेशन जर्नी है, ज़ाहिर सोशल लाइफ जो है वो कैसी गुजरी? बचपन से अभी तक आपने क्या देखा, किन स्कूल्स में आप पढ़ी हैं? थोड़ा सा अगर आप इस बारे में बता सकें। जी जी श्योर।
मैंने मेन स्ट्रीम स्कूल से अपनी एजुकेशन स्टार्ट की और जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के अभी बहुत से चूँकि बैरियर्स बहुत चैलेंजेस हैं। एक्सेसिबिलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैरियर। तो बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फॉर व्हील चेयर यूज़र, क्योंकि आई वॉज अ व्हील चेयर यूज़र, तो एक बहुत बड़ा ये बैरियर रहा मेरी ज़िंदगी में, और स्कूल से लेके कॉलेज और यूनिवर्सिटी, फिर जो एक एटीट्यूडल बैरियर है, क्योंकि बचपन में आप एक वो उस टाइम पे होते हैं जब कभी कभी एक मजाक या वो कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत आपको हर्ट भी करती है बहुत दफ़ा। तो वो चीज़ें जो हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जो है वो भी शायद बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और वो मुझे घर में जो है वो बहुत मेरे पेरेंट्स ने इसमें बहुत रोल प्ले किया कि उन्होंने मुझे एक जो है ना वो स्ट्रॉन्ग एक माइंड जो है वो उसमें बनने में बहुत मदद दी। तो उसका ये नतीजा हुआ कि मैंने बेशक वहाँ पे स्कूल में कुछ डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी तालीम जारी रखी एंड आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो थैंक यू। अच्छा, वो पता है जो डेफिनेटली आपने ज़िंदगी में देखे हम तो शायद उनको इमेजिन भी ना कर पाए, लेकिन अगर इसका एक डिफरेंट रुख हम देखें तो शायद अल्लाह ताला ने आपसे बहुत बड़ा काम लेना था कि जो बाकी लोग हैं जो शायद किसी तरह की डिसेबिलिटी में मुब्तला हैं, आप उनके लिए एक उम्मीद की किरण बन जाएं। तो जो एक हब बनाया हुआ है आपने उसके बारे में बताइए, एंड देन एक बड़ी इंपॉर्टेंट फेलोशिप जो है उसके अंदर भी आपका नाम गया और वो आप करके आई, तो उसके बारे में भी चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा बताइए। जी, मैंने ऑब्ज़र्व किया कि पाकिस्तान में जो यूथ है, यूथ विद डिसेबिलिटीज़ खासकर ड्यूरिंग एजुकेशन वो बहुत से चैलेंजेस का सामना कर रही होती है, क्योंकि उस टाइम पे वो डिसेबिलिटी की वजह से बहुत से नेगेटिव एटीट्यूड्स का सामना करती है और बहुत डिस्करेजमेंट उसे सोसाइटी से साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स होती हैं। एग्जैक्टली, मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और फिर उस वक्त बहुत ज़रूरत होती है कि उन्हें कोई काउंसलिंग्स मौजूद मिले, करियर काउंसलिंग्स हों, कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी हो। तो ये सोच जो है मुझे इस इंक्लूसिव यूथ विद डिसेबिलिटीज इंक्लूसिव हब बनाने में उसने बड़ी मदद की, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। मेरी मेंटोर आबिया अकरम, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें, और हमने एक ऐसा इंक्लूसिव नेटवर्क बनाया जिसमें यूथ विद डिसेबिलिटीज़ और यूथ विदाउट डिसेबिलिटीज़ उन दोनों को शामिल किया, ताकि मिलकर हम एक ऐसा नेटवर्क बनाएं जहां पर हम अपनी बात करें, कुछ स्किल्स सीखें, लीडरशिप स्किल्स सीखें और कैपेसिटी बिल्डिंग हो, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं, ताकि सेंसिटाइज करें हम यूथ को, ताकि इक्वली जो है वो यूथ विद डिसेबिलिटीज़ भी माशरे में अपना किरदार अदा करें। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा युसरा, लोगों का सपोर्ट आपके हब के क़याम के बाद, एक तो इंकरेजमेंट कितनी मिली आपको, लोगों का रिस्पांस कैसा मिला, और ख़ास तौर पर उन पेरेंट्स का जो अपने बच्चे को अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं, और इस हब ने क्या तब्दीलियाँ लेके आई उनकी ज़िंदगी में? ओके, मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरत थी कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं उनको कोई ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग हो उनकी, और वो कुछ सीखें। तो इसलिए हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और यूथ विदाउट डिसेबिलिटीज़ जो हैं उनकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि हमने जब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके स्टूडेंट्स के साथ बात की तो वो चाहते थे कि हम ऐसे लोगों के लिए भी काम करें जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए कुछ करें, और सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस अभी तक मिल रहा है, और हम आई होप कि इसी तरह कुछ मज़ीद कंट्रीब्यूट इंशाल्लाह। अच्छा, गवर्नमेंट लेवल पर और देन अगर हम कॉर्पोरेट सतह पर और प्राइवेट सतह पर बात कर लें, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं आपको? ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई, स्किल बिल्डिंग हो गई, जितने भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, लेकिन उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने इसके ऊपर अभी तक जितना देखा आपको नज़र आती है, या और काम करने की ज़रूरत है उसके ऊपर? बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ अभी अगर मैं अपना बचपन देखूँ तो तब तो बहुत मज़ीद जो है वो कम जो है इन चीज़ों पे बात होती थी, लेकिन जो पॉजिटिव साइड है उसको मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं उसको निकालना चाहिए। तो अब गवर्नमेंट सतह पे बात होना शुरू हुई है डिसेबिलिटी पे, और इवन जो इंक्लूजन है वो मैंने देखा है कि हर जगह पर इंक्लूजन पे बात की जाती है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को शामिल किया जाता है, लेकिन अभी भी बहुत ज़रूरत है कि जब डिसीजन मेकिंग होती है उस प्रोसेस में जो है वो नुमाइंदगी लेजिस्लेशन होती है, कोटा रखना चाहिए। एग्जैक्टली, कोटा, और ये कि और अगर हमारे पास लॉज मौजूद हैं इवन, लेकिन उन पे जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका एक वो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जो लॉज मौजूद हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो भी रही है,
कि या नहीं हो रही। अच्छा, ये सब बहुत अच्छी बात जो आपने की है ना कि जिनके लिए कवानीन या पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, जब तक उनकी आवाज़ शामिल नहीं होगी तब तक वो काबिल अमल उस तरह से नहीं हो पाएंगे। युसरा, थैंक यू सो मच वंस अगेन हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। आप बहुत सारे लोगों को उम्मीद की किरण जो है ना वो दिखा रही हैं कि बिल्कुल अंधेरा नहीं है, इससे आगे जो है ना अच्छा वक्त रोशनी है। है। वक्त हो चुका ख़त्म जनाब, हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।